नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलपी के एग्ज़ाम किस प्रकार आप एग्ज़ाम के क्लास रूम में किस प्रकार आप पेपर को अटेंड करेंगे और किस प्रकार हर क्वेश्चन पर आपका रिएक्शन कैसा रहना चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके इसलिए बनाया गया है ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में घबराहट महसूस ना करें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, बर्डन आ जाता है, तो आपको ऐसे दबाव फील होने लगता है और आप किसी पर्सन का आंसर क्या देना चाह रहे हो, आंसर क्या दिया जा रहा है, ये इस प्रकार की कंडीशन हो रही है। अब आपका जो एग्जाम है वो 2.5 घंटे कंटिन्यू है, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस एग्जाम पैटर्न के बारे में आप सब जानते हैं। मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा नहीं समझाना आया हूँ, मैं आपको समझाना आया हूँ टेक्निकल पार्ट्स के बारे में। जो भी टेक्निकल पार्ट्स पार्ट ए और बी के अंदर आएगा, उन प्रश्नों को कैसे अटेंड करें, मैं उन सब के बारे में बताना है। जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए के अंदर आपके पास जो मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एज यूजुअल आपको वैसे ही करने हैं जैसे आपने प्री में किए थे। प्री में जब आपने किए थे आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा होगा कि हमें पर्सन को किस प्रकार अटेंड करना है, करंट अफेयर के पर्सन को किस प्रकार आंसर देना है, या मैथ्स के कैसे देने होते हैं, रीजनिंग कैसे देने होते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों टाइम कंज्यूम करते हैं। रीजनिंग में कुछ परसेंट टाइम कंज्यूम करते हैं, कुछ 2-3 सेकंड हो जाते हैं, इतने से होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट टाइम कंज्यूम करते हैं। मैथ जो सब्जेक्ट है ये वैसा देखा जाए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अब देखो मैथ में जितना आपका इंप्रूवमेंट होना हो चुका है, अब मैथ का इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं है। अब यदि आप कहीं इंप्रूवमेंट करने के कहीं चांसेस बचे हुए हैं तो आपके करंट अफेयर में बचे हुए हैं, और जो बचा हुआ है रीजनिंग में बचा हुआ है। मैथ में अब लास्ट के 4-5 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हो भी जाते हैं तो 1-2 नंबर का होगा जो नेग्लिजिबल पे चला जाता है, 3 नंबर का हो जाएगा। लेकिन यदि रीजनिंग में करते हो तो आपके पास स्कोप है, कथन निष्कर्ष यदि आपका कमजोर है उस वहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ करंट अफेयर आपका कमजोर है तो करंट अफेयर में आप 10 में से 6-7 नंबर गेन कर सकते हैं, तो वहां पर अब आप कर सकते हैं और उसमें थोड़ा टाइम भी कम लगेगा। मैथ्स में अब स्कोर करने के चांसेस कम है, केवल ये है कि आप ब्रीफली मैथ्स का स्कोर करने का ये है, आप कोई भी पेपर सेट उठाओ, उस पेपर सेट के 2 पेपर सेट सोल्व कर लो मैथ के लिए। उसमें अलग अलग टाइप के सारे प्रश्न आ चुके होंगे, उन प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं आप सोल्व करो। जहां गलती हुई वहां क्यों गलती हुई उसका कारण ढूंढो और उसको दूर करो। यही आपका मैथ का प्रैक्टिस करवाएगा और यही आपको आगे तक बढ़ाएगा। मैं बात करूंगा आपके लिए पार्ट ए में जो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पढ़ ली है लेकिन सिंबल्स नहीं पढ़े। सिंबल रिप्रेजेंटेटिव 2 तरह के होते हैं सिंबल, एक कन्वेंशनल एक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतीकात्मक चिन्ह, और कन्वेंशनल होता है रूढ़िगत। रूढ़िगत हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है, प्रतीकात्मक हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो प्रतीकात्मक चिन्ह मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो भी हैं उन्हें बहुत ढंग से पढ़ें, और ड्राइंग के भी जितने भी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। प्रतीकात्मक चिन्ह का 2% आपके एग्जाम में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप उन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देख लें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने उसमें नजर दौड़ा ही नहीं, लास्ट दिन पढ़ेंगे लास्ट दिन पढ़ेंगे। अब लास्ट आ गया दिन आपका, अब आप उसे पढ़ लीजिए। ड्राइंग में देखो आपके पास स्कोप बहुत है, आपके पास जितने भी चैप्टर हैं उन सब चैप्टर में आप 1 बाय 1 चैप्टर वाइज इसका रिवीजन कर लीजिए। चैप्टर वाइज रिवीजन करने का ढंग होना चाहिए कि आप प्रश्न सोल्व करें, नहीं कि आप थ्योरी पढ़े। थ्योरी पढ़ने से हासिल नहीं होता है, प्रश्न सोल्व करने से सारी चीज़ें क्लियर होती है। चैप्टर वाइज कीजिए। नेक्स्ट जो आपका कठिन भाग है, हार्ड पार्ट्स है, कठिन पार्ट है, उस पार्ट में थोड़ा फोकस करके उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, बाकी किसी की थ्योरी मत पढ़िए। अब बाकी आपका ये भाग पूरा आपको कवर करवा देगा। तो इन दोनों बातों का आप ड्राइंग के अंदर ध्यान रखिए, और ये जब ध्यान रखेंगे तो ड्राइंग में हो जाएगा पूरा आपका बहुत ईजी से मामला हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है कि इसमें विजुलाइज करने का ढंग होना चाहिए। विजुलाइज करने का ढंग, प्रोजेक्शन के सवालों को ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यदि किसी चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रोजेक्शन होगा, और आपको भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रोजेक्शन होगा, इसलिए प्रोजेक्शन में थोड़ा फोकस कीजिए। अब बात करते हैं बेसिक साइंस में। बेसिक साइंस में एक है हमारे पास वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन देखो इस प्रकार का है
कि जो पीसीएम के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे और बीटेक के बच्चे हैं, उनको तो इसमें इस पार्ट पोर्शन में कहीं दिक्कत है नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है वो न्यूमेरिकल करते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर पोर्शन नहीं है। जो आईटीआई के बच्चे हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से आईटीआई के बच्चों, उनको थोड़ा न्यूमेरिकल में कठिनाई होती है, उसको प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको ज़्यादा फोकस इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो पूरा में से पूरे कवर कर लेंगे, उसके बाद आप इन पे कवर करें, फोकस करें। इन पे आपका जो भाग स्ट्रॉन्ग है उसी भाग पे फोकस सबसे ज़्यादा करें। यानी कि जैसे इलेक्शन का बच्चा है तो बेसिक इलेक्शन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसका हो रखा है, तो इस प्रकार से आपको कैसे न कैसे पोर्शन को कवर करना है। मात्रा कर ले, मापन कर ले, यहाँ पर न्यूमेरिकल भाग कम रहेगा। यदि आप जाएं उस्मा, जाएंगे उस्मा में, वहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाएगा, आपको चाल तथा वेग में न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाएगा, बाकी जितने भी जैसे चैप्टर रहते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाएगा। सरल मशीन को पढ़ें, ज़्यादातर थ्योरी आती है। यदि न्यूमेरिकल सरल मशीन के अंदर आते हैं तो वेगानुपात और यांत्रिक लाभ से आते हैं। पर्सन आईटीआई में उसी लेवल पर पूछा जाता है और यहाँ पर भी उसी लेवल पूछा जाएगा। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका इजीली पोर्शन कवर हो जाएगा यदि आप कुछ चीज़ों को नोट कर करके। कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि वर्कशॉप से कैलकुलेशन में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट भाग है वो एक तो यूनिट है यानी कि मात्रक, और दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा भाग रखो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो नेक्स्ट अपन भाग पे आते हैं, अगले भाग पे। अब देखो कि किस भाग में क्या करना है। चाल तथा वेग है, इस चैप्टर में यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो चाल वेग में गति के समीकरण पर फोकस करो। गति के समीकरण से सवाल रहेंगे चाल तथा वेग में। नेक्स्ट आता है उष्मा। उष्मा पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो गलन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा और कन्वर्जन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि तापमान को कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। आपको प्रश्न इस पर पूछा जाएगा कि आपके पास 5 ग्राम बर्फ है, उसको आप वाष्प बनाए तो आपको कितनी उष्मा की आवश्यकता है, प्रश्न आपको उस पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके उत्तोलक, आपको बहुत अच्छे से आता है। उत्तोलक में सरल मशीन, लेकिन इसके अंदर आप थ्योरी तो पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने के बाद जो न्यूमेरिकल जिस पर फोकस करोगे वो रहेगा वेगानुपात एंड दूसरा होगा यांत्रिक लाभ। वेगानुपात और यांत्रिक लाभ, इनके बारे में पढ़ें, क्योंकि वेगानुपात और यांत्रिक लाभ से संबंधित प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो जो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यूनिट्स, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, चाल तथा वेग, उष्मा, उत्तोलक, सरल मशीन। अब आपके और चैप्टर होते हैं कार्य तथा ऊर्जा, उसको भी प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जितना भी भाग है इस भाग को बहुत ध्यान से कवर करना है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले ड्राइंग का कवर करें, उसके बाद वर्कशॉप के कैलकुलेशन का कवर करें। यदि कहीं किसी प्रॉब्लम के प्रश्न के अंदर दिक्कत आ रही है तो आप मार्क एज रिव्यू करके, आपको लगता है आप उत्तर दे पाएंगे, मार्क एज रिव्यू करके आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाएं। मार्क एज रिव्यू में आप जानते हो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है कि यदि आपने आंसर लगा के मार्क एज रिव्यू किया है तो यदि मान लो आप वापस रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको वो ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, ऑप्शन माना जाएगा। और एक बिना ऑप्शन लगे मार्क एज रिव्यू करते हैं तो इसका मतलब है यदि आप वापस देखेंगे उसका आंसर देंगे तभी आंसर माना जाएगा, नहीं तो आपने आंसर दिया ही नहीं अभी तक। तो 2 प्रकार होते हैं। तो मार्क एज रिव्यू करके इसमें आगे बढ़िए। अब 2-3 बातें और रही है, वो एक तो है हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन है और आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, याद कर लेना। और छोटा सा पोर्शन आपके 2 घंटे लगेंगे उसको पढ़ने में, 2 घंटे में 3 नंबर आपके पक्के हैं, ये तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट एक है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी यानी कि कहने का मतलब पूरा कंप्यूटर हो गया, ये भी 3 से 4 नंबर के बीच में आएगा। और एक है एनवायरमेंट एजुकेशन। एनवायरमेंट एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन में भी 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न का आपका साइज रेंज ये रहेगा। यहाँ पर आप 15 मार्क्स के लगभग इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगी और 15 मार्क्स के आसपास आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन पूछा जाएगा। तो ये आपके 13 मार्क्स हो गए और ये हमारे पास 10 हो गए, कुल मिला के 40 नंबर का मामला है। और यहाँ पर 40 में से आप इजीली 35 गेन कर सकते हो। अब इसलिए आप इस पर फोकस कीजिए, यहाँ पर आप 35 कवर करेंगे, लेकिन मैथ में जाएंगे तो आप 2 नंबर बढ़ाएंगे, 3 नंबर बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस इस बात पे करना है, अपनी पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट करें
और देखो कि यदि आपको लास्ट टाइम में, एक तो है कि आप आराम से अच्छे से नींद लेके जाएं। एक बात ध्यान रखना, अच्छी सी नींद लेके जाना है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाए उससे पहले आप ट्रेन में सफर करते हुए कहीं दूर जा रहे होंगे, तो मेरी एक राय मानना कि आप एक दिन पहले पहुंच जाए। आप अच्छे से नींद लेंगे तो आपको 5 से 7 नंबर का बेनिफिट वहां मिलेगा, क्योंकि आपको टेक्निकल में दिमाग चलना चाहिए, और दिमाग आपका तभी चलेगा जब दिमाग पूरा एक तरीके से रेस्ट कर चुका होगा। उन्होंने मतलब पूरी रेस्ट कर रखी है, अब आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव है। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम हॉल के अंदर आपका दिमाग भारी महसूस करेगा। जब दिमाग भारी महसूस करेगा तो आप हर पर्सन के बारे में आप डिटेल में सोच नहीं पाएंगे, तो वहां पर उत्तर देने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप जहां भी जा रहे हैं वहां पर एक दिन पहले पहुंच जाएं, रेस्ट करें और अच्छे से एग्जाम दें। यदि आप रेस्ट करके अच्छे से एग्जाम देंगे तो आपका रिजल्ट भी उतना ही सुनहरा आएगा, और आपको 5 से 7 नंबर का बेनिफिट भी वहाँ मिलेगा। और दूसरी बात है कि जब आप पढ़ने लगे हो तो मेरी ये राय है कि 17, 18, 19 तारीख जो आपके पास आ रही है, उस 17, 18, 19 को आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कीजिए। एक दिन में 2 कीजिए तो आपके पास टोटल 6 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये 6 प्रैक्टिस सेट आपकी पूरी तैयारी को आश्वस्त करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी है और इस लेवल पे चल रही है, और ये प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस एग्ज़ाम में पूरी तरीके से सफल होंगे और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।